अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब बगैर देर किए तुम्हें मेरे पास बुला लेता हूँ डाली, क्योंकि अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मैं तुम्हें और खुश होता हुआ देख नहीं दे सकता। डेविल ने अराबिया के चेहरे को हाथ से छूकर कहा, तुम्हें हिसाब देना होगा मेरी तरफ का, मेरी तिशनी का, मेरी बेहडूबी का। बस एक दफ़ा मेरे पास आ जाओ, तुम्हारे पुर पर अपने हाथों से जहब दूंगा, जिस पर ना चाहते हुए भी तुम्हारे मुंह से मेरा ही नाम निकलेगा। और यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अपने बाजी को बुलाकर बस मुझे याद रखो, अपने सितम घर को। अभी वो कुछ और कहता कि उसका हाथम नजर झुकाए हुए अंदर दाल हुआ। काम हो गया है मालिक, बंदे बेच दी है जंगल में। हाँ हाँ हाँ। तो वक्त करीब है वसल का। अब देखते हैं कि कौन तुम्हें बचाता है मुझसे। उसकी शैतानी मनसूबे आज तकमील को पहुंचने वाले थे और वो बहुत ही खुश था। जैसे ही अहमद अया के ऑफिस में दाखिल हुई, अया के तोपों का रूह उसकी तरफ हो चुका था। मिस अहमद, मैं आपको कितनी दफा वार कर चुका हूँ और अब आपका ये नॉन सीरियस बिहेवियर मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मैं आपको फारग कर रहा हूँ। इतनी जिल्लत पर अहमद की आंखों में आंसू आ गए थे और वो खुशगवार मूड पल में गार्त हुआ था। हमें नहीं पता था हमारा बेटा इतना बदलिहाज है जो यूं छोटी छोटी बातों को अपनी अदा का मसला बना लेगा। एडी, जो अयान को अहमद की लीव के बारे में बताने आई थी, उसके मुंह से अहमद के लिए इतने हॉश वर्ड सुनकर आग बगोला होते हुए अयान पर बरस दर्ज कर बैठी। अयान अली को अपने रूम में पाकर अयान एनी को अपने रूम में पाकर हैरत से उठे। मॉम, आप? हाँ हम। क्यों? आपको हमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। यहाँ जो आपने गलती की है उसके बाद आपको लगा कि हम आपको ऐसे ही जाने देंगे? एनी का इशारा अनामिया की तरफ था। अयान शर्मिंदा होकर रह गया। एम्बर को यहाँ आपके डैड ने अपॉइंट किया था और एंड डोंट वांट थिंग। अब तो हम भी आपको एम्बर को यहाँ से निकालने की इजाजत नहीं देते। अगर आइंदा हम जिसकी आंखों में आपकी वजह से आंसू देखे तो हमसे बात मत कीजिएगा। चलो एम्बर, आज अब हमारे साथ जा रही है, उसको बताने या इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ये कहते ही एडी एम्बर को लेकर निकल चले गए। पीछे अयान होर की तरह इन दोनों को जाते हुए देखता रहा। पहले डैड और अब मॉम। क्या दुख दिख गया था इस पट्टा पट्टा बशी में जिसको पसंद कर बैठे थे। शुक्र है मैम, आपने मुझे इनसे बचा लिया। अल्लाह करे इनको ऐसी बीवी मिले जो इनको पागल कर दे, इनको हाथों पर नचा कर रखे। एंड इसकी बाप पर हर्ज पड़ी। मैम, अब ऐसे क्या देख रही है? यही कि जो खुबियां तुम इसकी बीवी में बयान कर रही है वो सब खुबियां तो तुम्हें मौजूद है। एम्बर एडी की बाबा टकर टकर को देखने लगे। ताबिश, हम कहाँ जा रहे हैं? पक भी दो। अडाबिया जो कब से ताबिश को खामोशी से ड्राइव करते हुए देख रही थी, हर जला कर बोझ बैठी। उसकी बात पर ताबिश उसको घूर कर देखा। जब गाड़ी एक जंगल के पास रुकी तो अडाबिया और ताबिश गाड़ी से उतरे। जंगल को देखकर अडाबिया का दिल एकदम रुक कर दरका था, क्योंकि ये जंगल बिल्कुल उस जंगल से मुताबिक रखता था जो उसने अपने हवा में देखा था। एक सर्द लहर उसके जिस्म में सैर कर गए थे। ताबिश अडाबिया और अपनी टीम को काम समझाने लगा। उन्हें किसी जासूस को ढूंढना था जो इन्हीं की तरह पाकिस्तान के हसास मवाद को हासिल करने आया था, मगर उनकी तरह अच्छे मकसद से नहीं बल्कि उन्हें तबाह करने के मकसद से। वह पूरी टीम चारों तरफ में फैल गई थी और वो सब ब्लूटूथ डिवाइस यूएस से एक दूसरे के साथ राब्ते में थे। अडाबिया, तुम्हें कोई मिला? अडाबिया जो इस तारीख जगह के सेहत में चलते हुए हर चीज का जायजा ले रही थी, अपने पीछे जाड़ियां हिलने की आवाज सुनकर ठटकी। उससे पहले कि वो जादू की तरह बढ़ती कार में लगे आले से ताबश की आवाज से उसे मुतवज्जो किया। नहीं ताबश, अभी तो कुछ नहीं मिला। जैसे उसने ये कहा, पीछे से किसी ने उसके सर पर बड़ी लकड़ी से वार किया, जिस पर वो कड़ा कड़ाई गिरी थी। हाथ में साथ असर पड़ गया जहाँ उसे नबी महसूस हुई थी। हाथ हूट से डगे गए थे। अराबिया, तुम ठीक हो ना? ताबिश ने चीख कर पूछा। उस अपने इर्द गिर्द देखा तो अजीब अजीब गरीब लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठे होने लगे थे, जिन्होंने जिस्म पर चमड़े और पत्तों के लिबास पहने हुए थे, जिनके मुंह पर काली दाढ़ियां खींची हुई थी। सबके हाथों में हथियार देखकर उसका दिमाग तेज से चलने लगा। उसे हाथों में बटी दुबच्ची और एकदम उठते हुए उनकी आंखों में फेंकी और एक तरफ वो भागी जहाँ ज्यादा घने जंगल दरख्त थे, उनसे बचने के चांसेस ज्यादा। वो सब उसके खिलाफ बकते झुकते हुए उसके पीछे भागे थे और बसर वार कर रहे थे, जिससे वो मुश्किल बच पा रही थी। एबट अली को एडी को अपने साथ छोटे से बने हुए घर में लेकर आई थी। माम, देखिए कौन आया है। प्रिया बेगम जो किचन में खाना बना रही थी, अपनी बेटी की आवाज पर हाथ पोंछते हुए बाहर आई। भाई, कौन है आप? एबट के साथ एक नक्सक सी तैयार खड़ी हस्ती को देखकर हैरत से देखने लगे। बाबा, ये मेरे सर की बॉब है। एबट ने एडी का तारुफ करवाया तो एडी खुद खुशी दिली से आगे बढ़कर के गले लगी। प्रिया बेगम एडी के हिलाक से मुतासर हुई। आप तो अभी बहुत छोटी लगती है। प्रिया बेगम ने उन्हें सोफे पर बिठाकर कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आई एम 40+। एबट खिलखिलाकर हंसती थी। देखा पापा, आपको भी शौक लगा ना? मुझे भी ऐसा लगा था, मगर इतना नहीं। ये वही एडी है जिनकी मैं फैन हूँ। प्रिया बेगम ने समझकर सर हिलाया। कैसे ना जानती अपनी बेटी की पसंद को? अरे यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ जाकर कुछ खाने को लाओ। अभी लाई। वो चपक से किचन में गुम हो गई थी। ये अलग बात थी कि उसे बनाना कुछ नहीं आता था। आपसे एक बात पूछे? बैठ तो नहीं करेगी? जी जी पूछे। यहाँ अनामिया की सब तस्वीरें मौजूद है, मगर बचपन की नहीं। कोई खास वजह? एडी दीवार पर एमर की जवानी की तस्वीर देखते हुए कहा। इसकी बात पर प्रिया के चेहरे का रंग दो पल को सुर्ख पड़ा, सफेद पड़ गया।
नहीं, ऐसी बातें है, कभी ख्याल ही नहीं आया तस्वीरें बनाने का, उन्हें घर बनाते हुए कहा। और एडी जैसी जरक निगाह रखने वाली के ऐसे बंदों को जांचना आम बात थी। उसने भी नजरअंदाज किया, मगर शक पूता हो चुका था। फिर वो वहां पर जितनी देर रुकी, कई पथों पर उन्हें यूं ही अटकते थे देखा। उसे फिया बेगम की हालत भी कमजोर लगी थी, जो इससे 1-2 साल बड़ी ही थी, मगर एमर तो यार से भी छोटी थी। बहुत से सवालों को दिल में लिए उनसे दोबारा मिलने का अहद लेकर चली गई। वो आधा दूध भाग रही थी, अपने जूतों की कोई फिक्र नहीं थी। डगे पाँव उस तारीख और गंदे जंगल में भागते हुए उसके पैर जख्मी हो चुके थे, जिनसे खून रस कर उसके सफेद पैरों को सुरख कर रहा था। मगर उसे परवाह कहाँ थी, फिक्र थी तो बस अपनी जान की, जो किसी भी वक्त जा सकती थी। पकड़ो से यही कही है वो। इन जंगली बशिंदों के कदमों की आवाज नजदीक से नजदीक तर होती जा रही थी। खौफ से उसके गले में कांटे उग आए थे, उसका रंग सफेद पड़ चुका था। ये सब उसके हवाब जैसा था। वहां पे भी तो उसने ये सब देखा था, मगर वो शख्स कहाँ था जिसने उसको बचाया था? अब वो शख्स उसकी मदद को क्यों नहीं पहुंचा था? क्या वो महज एक ख्वाब था? अब तो उसके पाँव और हिम्मत जवाब दोनों दे चुके थे। उसने खुद को खुदा के रहमो करम पर छोड़ दिया था। उससे पहले कि उस तक पहुंचते, घोड़े के टापू की आवाज उसे तेजी से करीब आती हुई सुनाई थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यही था उसका बौसर? उसका रखवाला उसे बेताबी से इधर उधर देखा था। घोड़े की डहाने की आवाज पर उसे पलट कर देखा था। एकदम एक सफेद बर्फ जैसा घोड़ा उसके मद्दे मुकाबले आकर खड़ा हुआ। उसे गौर किया तो उसे सफेद घोड़े पर एक सुलह व सफेद शख्स बैठा होता। उसकी आंखें आंसू से बायस धुंधला गई थी। उसे आंखों को मिलाया और शख्स को देखा, जैसे उसके आगे हाथ फैलाकर उसको मदद की ऑफर की थी। उस शख्स को देखते ही हैरत की इंतहा ला रही, क्योंकि वो नकाबपोश नहीं बल्कि तुम। हैरिस के मुंह से फकत यही निकला। काशार को अपने वसीले के रूप में देखकर राबिया की हैरत की इंतहा ना रही। अगर मैडम आप बुढ़ाके में से बाहर आ गई हो तो जल्दी अपना हाथ दे, वो हम तक पहुंच गए हैं। काशार ने राबिया के पीछे कुछ खतरनाक लोगों आते देखा तो उसने राबिया के हाथ पर दर्ज करते हुए कहा, जो पता नहीं कहाँ खोई हुई थी। उसकी कड़ी बार बार होश में आते हुए हालात का जायजा लिया तो फौरन उसका हाथ थाप कर घोड़े पर बैठी। उसके बैठने की देर थी कि काशार ने अपना घोड़ा तेज रफ्तार से दुरा देता, लेकिन पीछे से किसी ने तीर चला देता, जो जाकर एन काशार के कांधे पर पेवस्त हुआ था। और दर्द से काशार ने लब साथी थे बीच ले थे, मगर घोड़े की रफ्तार सुस्त ना की थी, यहाँ तक कि वो बहुत ही दूर निकल आए थे। डाबिया के साथ इस वक्त अजीब से थे। कान पर हाथ लगाकर देखा तो ब्लूटूथ डिवाइस गायब थी। उन्हें सफर करते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया था। अब ये हत्या तो टल गया था कि वो लोग उनके पीछे रह गया, मगर सामने मौजूद अमेरिका के छोटे से गोबेदार होते हुए उन्हें कुछ रहायशियों ने रोक लिया। वो लोग कैथोलिक थे, जिसे हमारे मजहब में कटर सिंह या फिर कटर ब्रेबली होते हैं। वो अपने मजहब के बहुत ही पक्के थे। इस गाँव की अजीब बात थी कि वहाँ सभी जोड़े मौजूद थे। उन्हें काशान और आबिया को जबरदस्ती नीचे उतारा। वो समझे थे कि काशान ने अराबिया के साथ जबरदस्ती की है और अब उसको लेकर जा रहा है। काशान और अराबिया ने उन्हें उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की थी, मगर हर कोशिश नाकाम रही। हवास तो उनके तब सलब हुए थे जब उनको जबरदस्ती रिश्ता अजवाज में बांधा गया था। दोनों अपनी जगह परेशान हाल थे। दोनों के जहाब कबीले वालों ने सही दिए थे, जबकि महरा भी लगा दी थी। उनकी शादी करके उन्हें एक नए जोड़े के तौर पर एक खूबसूरत कमरा दिया गया था, जहाँ उन्हें तन्हाई बेसर आई। तुमने इनकार क्यों नहीं किया? काशान गुस्से से चटा उठा। वाह भाई वाह, उल्टा चोर कतवा को डांटे। आपके मर्द होने के बावजूद वो आपको किसी हाथ में नहीं लाई, और मेरा इनकार तो उन्होंने बीच राह में ही तोड़ देना था। उनके पास असला था। काशार ने अपने इनकार न करने का जवाब दिया। तो अब आपको क्या मसला है? अगर मुझे नहीं बर्दाश्त कर सकते तो आज की रात शाम बर्दाश्त कर ले, क्योंकि आज की रात इस छत के नीचे आपके साथ रहना मेरी मजबूरी है, जो मैं नामहरम होकर नहीं रह सकते। सुबह जब आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाए तो बेशक तलाक दे दीजिएगा। व्हाट रबिश! मैं अगर एक दफा कोई जिम्मेदारी ले लूं तो आखिरी सांस तक निभाता हूँ, तो ये आपकी सोच है मैडम कि मैं बुजदिलों की तरह आपको बीच राह में छोड़ जाऊंगा। ये मेरी तरबियत के खिलाफ है। वो अलग बात है कि आप बहुत ही बदजुबान और मुंह फट है। अराबिया उस ऊंचे लंबे बर्ड के साथ खुद को बेफूस तस्वर कर रही थी। जो भी था, नकाब के बाद एहसास बदल गए थे, लेकिन उसकी आखिरी बार पर तिल बिल्ला कर रह गए थे और तनफर करती बेड पर जा लेटी, जिस पर मुश्किल से ही 2 बंदे पूरे आते थे। तो ठीक है, आपको मुझ जैसी मुठफट और बदजुबान के साथ बिस्तर शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। ये रहा आपका तकिया और अब नीचे सो जाए, मैं ऊपर। अराबिया ने कशार के मुंह पर तकिया मारकर खुद बिस्तर पर बिसरते हुए कहा। तो कशार सदमे से देखने लगा। इतनी बेइज्जती वो भी बेजक कशार की हुई तो ताजा ताजा बीवी से थी। उसका तो मीटर ही घूम गया था। वो तकिया उठाकर तन पर करता हुआ उसको धकेल कर उसके ऊपर जगह बनाते हुए बेड पर लेट गया और कंफर्टर भी खींच कर खुद पर डाल लिया। ऐसा तो ऐसा ही सही। अराबिया उसकी बेबाकी पर शिश्ता रह गई थी। मेरे पास सिर्फ इस सूरत में 2 बंदूक के लेटने की जगह थी, अगर वो साथ जुड़कर सोते हैं। अराबिया ने शर्म को साइड पर रखते हुए उस पर से कंफर्टर खींचा और खुद पर डाल दिया, जबकि कचार उसकी हरकत पर हुडवा नजर को देखने लगा। ये छीना झपटी काफी देर तक जारी रही, मगर काफी देर बाद दोनों ही थक कर एक दूसरे की पुरसुकून आगोश पे सो चुके थे, आने वाले कल से अनजान। अयान जब हवेली के लॉज में दाखिल हुआ तो सब बड़ों और बच्चों को बैठा हंसी मजाक करते हुए पाया।
अरे आयान इधर आ जाओ। चार के कहने पर वो उनके बीच आ बैठा था। चांद फिलहाल किसी विषय पर नहीं था जब भी घर में मौजूद था। क्या हुआ चैंपियन, एवरीथिंग इज ऑल राइट? अरबान ने खुद खुद ब खुद अपनी तरफ देते हुए आया की आंखों में आंखें उतारते हुए कहा, जो किसी गहरी सोच पे गुम था। यस डैड, मुझे आपसे कुछ कहना है। उसके वापस आपकी तरफ मुतवज्जो हुए। हाँ बोलो। आज मॉम आई थी ऑफिस में। अरे एनी आ गई? मुझे उसने तो कुछ नहीं बताया। अरबान ने तशवीश से पूछा। अरबान ने भी अयान को देखा जिसने अपनी बात जारी की थी। बात दरअसल ये है कि बाप को बिया के लंदन जाने की खबर मिल चुकी है, जिसकी वजह से वो बहुत ही गुस्से में है। उसके वापस सबके रंग उड़े। ओ नो, अब क्या होगा? अरीबा ने परेशानी से कहा कि वो जानती थी एडी अपने बच्चों को लेकर कितनी एहसास है। परेशान तो वहां बैठा हर शख्स था जो एडी के आने वाले रद्देबल को सोच रहा था। रिलैक्स बेटा, तुम्हारी बात पर बाप से बहुत ही प्यार करती है और मुझसे नाराज नहीं रह सकती। आई विल फिगर इट आउट। अरबान ने बगैर परेशान हुए कहा। डैड, फिगर की तो बात है, बाप मुझसे नाराज है और मुझसे बात भी नहीं करी तो आपसे क्या हक करेंगे? और वैसे भी बाप आपसे ज्यादा मुझे चाहती है। मेरे साथ उनका ये रवैया है तो आपके साथ क्या होगा? अया ने आराम से अरबान को टेंशन से दो चार कर दिया था। अरे बड़ी बाबा आ गई। बसुमा ने एडी को दाते हुए देखा तो सब उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। अस्सलाम वालेकुम। एडी ने बगैर सबकी तरफ देखकर सलाम किया था और डाकी से चलती हुई ऊपर अपने कमरे में चली गई, जहां वो शादी से पहले रहती थी। ना किसी को देखा था, ना किसी से मिली, ना उसे जरूरी समझा, क्योंकि उसको ये बेखबर रखने के प्लान में सभी शामिल थे। मौसम के हालात आज घर चमक की पेशगोई कर रही है, लिहाजा अपने अपने कोचे से ना निकले। आतव ने अयान और अरबान को छुट्टे हुए मसूरी अंदाज में एंकर की तरह कहा, जिस पर सब मुस्कुराते थे मगर सबको अलग परेशानी लग चुकी थी। एनी ने तो हमें देखा भी नहीं है, अरबान ने होठ बने हुए कहा। अब उसे अंदाजा हुआ था कि मामला ज्यादा संजीदा है। सुबह का सूरज तुलू हो चुका था। अडाबिया और काशान की इकट्ठी आंख खुली थी। दोनों ने बैक वक्त एक दूसरे की आंखों में देखा था और देखते ही रह गए। अडाबिया अपनी हाथ पर घोड़ के तो हैरान रह गई। वो कैसे काशान की बाहू में पुरसकून सो रहे थे। जैसे ही उसने चीख मारने के लिए मुंह खोला तो काशान ने उसका इरादा समझ पे बड़क रफ्तार से उसके मुंह पर हाथ जमा कर उसको करीब खींचा। संभल कर सो जा, अपनी ऊट पटक हरकतों को अपने तक महदूद रखे, क्योंकि ये ना हो कि आपकी चीख का मतलब बाहर वाले ओढ़ ले। वो रात को हमारे बीच हुआ ही नहीं है। काशान ने उसके मुंह पर हल्की सी फूंक मारते हुए कहा तो वो आंखें फाड़े हुए इसको देखने लगी। ये कौन सा अंदाज था उसका? उसकी बात सुनकर राबिया शर्म से पानी पानी हो गई। काशान उसके कुछ भी समझने से पहले हाथ हटाकर दोनों गाल पर बोसा ले गया था और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चल दिया। पीछा राबिया होड़ पर भी बैठी थी कि ये उसके साथ हुआ क्या है। जब काशान बाहर निकला तो वो तभी वैसे ही बैठी हुई थी। काशान ने चुटती नजर ऊपर डाले। मेरा नहीं है यार कि मैंने अभी ऐसा कुछ किया है जो कि आपके हवास बोतल हो गया है। वैसे भी अब हम शादीशुदा है, छोड़ूंगा मैं तुम्हें कभी भी नहीं, और ना ही अपना हक माफ करने वालों में से हूँ। तो बेहतर है कि खुद को जल्दी तैयार कर लो। उसके बाद का पसे बढ़ते समझते हुए अनाबिया कानों तक सुर पड़ गए। इन दोनों के निकाह को काफी हफ्ते गुजर चुके थे। अनाबिया ने सबसे पहले निकाह का अरबान को बताया और ताबिश को भी इत्तेमाद में लिया। अरबान इस अरसे में जान चुका था कि अनाबिया काशार से काफी हद तक अटैच हो चुकी है, सो इस हादसाती निकाह को वैसे ही कबूल कर लिया। उन दोनों को बहुत सी दुआएं दी। जबकि काशार की पोस्ट का भी असर था, कुछ लोगों ने उसे इन्वेस्टिगेशन भी की थी, इसलिए अरबान मुतमिन था। मसला था तो एडी को बताने का, जो अराबिया के निकाह से अनजान थी। उसकी वजह से अयान को भी इस निकाह से ला इल्म रखा गया था, ताकि वो एडी को ना बता दे और एडी इनसे और गुस्सा ना हो जाए, क्योंकि वो पहले ही उनसे अल्लाह तआला की एहतियार किए हुए थे। आज अराबिया ने वीडियो कॉल की थी और मकसद एडी और अयान को निकाह के बारे में बताना था। अयान किसी तरह एडी को बनाकर लाया था। अब कमरे में 3 नफूस थे और अराबिया वीडियो कॉल पर थी। एडी ने अरबान की तरफ देखना भी गवारा ना किया था। एनी ने कितने दिनों बाद राबिया को देखा था। ममता तरफ उठी थी, आंखें नम हुई थी, मगर मुंह से एक लफ्ज ना निकाला अपनी बेटी की खैरियत के लिए। वो कौन सा उसे पूछकर गई थी या उसकी लातदा कॉल अटेंड करने की जरूरत महसूस की थी जो वो उसका हाल पूछते। कमरे की खामोशी को राबिया की आवाज से तोड़ा। मैंने निकाह का लिया है। ये सुनते ही एनी के इर्द गिर्द धमाके होने लगे। अयान अलग शिशदर था। एनी ने अरबान की तरफ देखा, जो पुरसुकून सा बैठा था। उसको स्कूल में देखते हुए एनी लबू में मामले की तह तक पहुंची थी। सब साफ था कि निकाह काफी पहले हो चुका था। उसके इल्म में अब लाया गया था। हकीकत समय में आते ही उसकी आंखों से शोले लपकने लगे थे। एडी की कैफियत इस वक्त समझनी मुश्किल थे। तुम मिस्टर अरबाज शाह, तुमने हमें धोखा दिया, एडी ने एक एक लफ्ज चुपाते हुए कहा। आया ने हैरत से अपने बाप को देखा तो क्या बाप ही शामिल था? डैड, उसके मुंह से फकत यही निकला। तुम शुरू से सब जानते थे और तुमने हमें जानबूझकर अनजान रखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का फैसला जो अकेले करने की? एडी इस कदर दार कर बोली कि उसके गले में हराशी आई। अरबान होश इत्मीनान से बैठा हुआ था। सच कभी ना कभी तो सामने आना था, तो फिर अभी क्यों नहीं? और तुम मिशन पर गई थी ना? इतनी बड़ी कब से हो गई कि वहां जाकर माँ बाप के बगैर इतना बड़ा फैसला कर लिया? बोलो। एडी जब बोली तो उसके लहजे से वैसे टपक रहे थे। बाप, सब के साथ हम सब के पास राइट होता है कि हमें किसी से शादी करनी है, किससे नहीं। और वैसे भी काशान बहुत अच्छे हैं। तो हेल विद काशान।
اب بھی اور اسی وقت اسے طلاق اور واپسی کی ٹکٹ بک کرواؤ۔ ایڈی کا لہجہ صفاقے سے بڑا ہوا تھا، جس سے وہاں بیٹھے ہوئے تینوں ڈپوس ششتر رہ گئے تھے۔ باپ ایسا کیسے سوچ سکتی ہے؟ وہ شوہر ہے میرے، محافظ ہے میرے، میں ان سے بڑھ کر بھی جدا نہیں ہو سکتی، پیار کرتی ہوں میں ان سے، اور آپ چاہتی ہے کہ میں ان سے طلاق لے لوں؟ کبھی بھی نہیں۔ انابیہ چیخ کر بولی۔ ایڈی نے کرم سے آنکھیں بیچی، اس کی بیٹی غلط راہ پر چال نکلی تھی جہاں سے وہ واپس آنا ممکن نہیں تھا۔ ایڈی ہوش میں تو ہو تم؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ کون سی ماں ہوتی ہے جب اپنے بچوں کو اپنے منہ سے اپنی زندگی برباد کرنے کا کہتی ہے؟ اور ویسے بھی اس فیصلے میں اس کے ساتھ تھا، میری مرضی سے ہوا ہے یہ سب، میں نے جانچ پڑتال کروا لی تھی۔ کاشان بیجر ہے اور سلجھا ہوا بچہ ہے، مجھے اس پہ کبھی برائی نہیں دیکھی، اور ویسے بھی اس کا باپ زندہ ہے فیصلے لینے کے لیے، سو اپنی مرضی بچوں پر مت تھوپو۔ ارمان بھی ایڈی کی باپ پر آؤٹ آف کنٹرول ہوا۔ ایڈی ارمان کے اس لہجے پر تو کچھ پل بول نہ پائی۔ تمہاری بیٹی؟ انابیہ ہماری بھی بیٹی ہے ارمان، اور ہم اس کا صحیح غلط جانتے ہیں۔ انابیہ ہمارے بچے بابا کی بات کو سمجھو، جب تک ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھا نہیں ہے تو اس کے ساتھ مت رہو، چھوڑ دو اس کو۔ ایڈی نے ایک اور کوشش کی، سوال اس کی بچی کی زندگی کا تھا۔ فاٹ گاڈ سے باپ، انف از انف، میں کاشان کو نہیں چھوڑوں گی، اور آپ ہوتی کون ہے میری زندگی کا فیصلہ کرنے والی؟ ہماری پرورش تو ہمارے ڈیڈ نے کی ہے، آپ تو اپنے مشن پر ہوتی ہے، آپ کو کیا پتا ہمیں کیا چاہیے کیا نہیں، ہماری کیا پسند ہے؟ آپ نہیں تھی اس وقت ہمارے پاس ڈیڈ تھے، تو اب آپ کیسے میری زندگی کا اتنا اہم فیصلہ لے سکتی ہے؟ ڈیڈ کو پتا ہونا چاہیے تھا، اور میں نے ان کو بتا دیا۔ آپ پلیز مجھے خوش رہنے دیں، میری خوشیوں میں رکاوٹ نہ بنے، یہ دیکھیں میرے جڑے ہوئے ہاتھ۔ انابیہ بیا، ارمان اور ایان نے ایک دم اس کہا، بیا شرم کرو، یہ کون سا طریقہ ہے باپ سے بات کرنے کا؟ فوراً معافی مانگو بیٹا، بری بات ہے، بابا سے ایسے بات نہیں کرتے۔ پہلے ایان اور پھر ارمان نے اس کو سمجھایا۔ بیا تم نے سنا نہیں ہے؟ ایان کو اس پر غصہ آیا جو ڈٹو کی طرح غلطی کر کے بھی معافی نہیں مانگ رہے تھے۔ سوری بھائی، میں یہ نہیں کر سکتی کیونکہ میں صحیح ہوں۔ انابیہ نے صفاچٹ انکار کیا تھا، وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ اپنی خوشیاں اپنی ماں کو دکھ دے کر کبھی نہیں کما سکتی، اور وہ کیسی خوشی ہے جس میں ماں کی دعائیں ہی شامل نہ ہو۔ اس کے انکار پر ایان نے ایڈی کو دیکھا، جس کے چہرے پر دکھ، تکلیف، کر غصہ کیا کچھ نہیں تھا۔ باپ؟ ایان اٹھ کر ایڈی کے پاس گیا، اس کو ساتھ لگایا۔ باپ، بیا کا یہ مطلب نہیں تھا۔ ایڈی جس کے انابیہ کی اتنے ہاش باتوں پر الفاظ کھو گئے تھے، وہ ایک دم چونکی۔ نہیں ایان، انابیہ ٹھیک ہے، ہم ہوتے کون ہیں اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ ہم تو اس کی پرورش کی ہی نہیں ہے۔ ایڈی جب بولی تھی اس کی آواز دکھ سے دل کو چیر دینے والی تھی۔ جب یہ روتی تھی، اس کو نیند نہیں آتی تھی، تو ہم اسے اپنی آغوش میں سلاتے تھے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کتنی راتوں کی نیند اس کے لیے قربان کیا ہے، کتنی بار بولتے منہ سے لوٹ کر آئے ہیں، اب تو اس کی وجہ سے گولی بھی کھائی ہے۔ مجھے کہتی ہے ہم نے کیا ہی کیا ہے۔ اس بات پر وہاں پر بیٹھا ہوا ہر شخص چونکا۔ ایڈی، بیا اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ ارمان نے انابیہ کی سائڈ لی تو ایڈی چٹ اٹھی۔ جسٹ شٹ اپ، شٹ یور باؤتھ۔ ہم اس کو یہاں چھوڑ کر اس لیے جاتے تھے کیونکہ ہم مطمئن تھے کہ ہم اس کو اس کے دو محافظوں کے درمیان چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ اس کی جان سے بڑھ کر حفاظت کریں گے، پر ہمیں کیا پتا تھا کہ وہی محافظ اسے موت کے منہ میں دھکیل دیں گے۔ ایڈی کی آواز غصے اور آنسو کی زیادتی سے باری ہو گئی تھی۔ ایڈی، ارمان چیخا، اینڈ یو مائی سو کالڈ ڈاٹر۔ ایڈی نے آئی پیڈ ہاتھوں میں پکڑ کر انابیہ کو کہا، بے شک ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی، مگر ایان کی 5 سال پرورش ہم نے کی ہے، تب بھی وہ تمہاری طرح بات زبان نہیں ہے، اسے یہ فرق پڑتا ہے کہ ماں باپ سے کیسے بات کری ہے، اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی، کیونکہ تمہاری جیسے بد زبان بیٹی ہمیں چاہیے بھی نہیں۔ اینڈ ون مور تھنگ مس انابیہ، ہمیں جتنی دفعہ بھی اپنے وطن کی خاطر آپ کو چھوڑ کر جانا پڑے گا ہم جائیں گے، کیونکہ ہمارا وطن آپ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ انابیہ ایڈی کے ساتھ الفاظ سن کر رو دی تھی۔ ارمان کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ ایڈی کیسے باتیں کر رہی ہو تم انابیہ سے؟ ارمان غصے سے بولا، بیٹا بابا کا یہ مطلب نہیں تھا، رہنے دے ڈیڈ، آپ جو سچ پتہ چل ہی گیا ہے کہ باپ نے ہمیں کبھی پیار ہی نہیں کیا، اور ویسے بھی میں ان کے لیے کاشان کو نہیں چھوڑ سکتی، وہ مجھے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ یہ بات ایڈی کے دل پر پرچی کی طرح لگی تھی، تو اس کی بیٹی اس کی نظروں میں یہ عزت تھی۔ ایڈی نے اپنے آنسو پیے اور بولے، تمہاری جیسی اولاد کے لیے ہم نے خدا سے گر گرا کر دعا کی تھی، اور تم نے ہمیں یہ صلاح دیا۔ ایڈی نے دکھ سے کہا، تم سے بھی کیا گلہ کرنا جب تمہاری پرورش ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ارمان نے ایڈی کی بات پر سے غصے سے دیکھا۔ آخری بات مس انابیہ، باپ باپ کو دکھ دینے والے کبھی خوش نہیں رہتے، یہ جس کاشان کے بل بوتے پر تمہیں اتنا اڑ رہی ہو نا، وہی کاشان تمہیں آنے والے وقت میں خون کے آنسو رلائے گا، اور تمہیں اپنا غم غلط کرنے کے لیے ہمارا قدم بھی نصیب نہیں ہوگا۔ ایڈ نے جب یہ بات کی تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے تھے۔ بدوا دے رہی ہو مجھے، انابیہ نے دکھ سے کہا۔ بدوا کہا، بدقسمتی سے تمہاری ماں ہے، ہم بدوا بھی دے سکتے، مگر آنے والے خطرے سے آگاہ کرنا ہمارا فرض ہے۔ ماں باپ کبھی صحیح چیز سے نہیں روکتے، ہمیشہ غلط پر روکتے ہیں، مگر بچے سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ہے، جلد یا بدیر تمہیں ہماری باتیں سمجھ میں آ جائے گی، مگر ہے تب تم یہ دکھڑے اپنے باپ کے سامنے رونا، ہمارے پاس ان چوچلوں کا وقت نہیں ہوگا، اور ویسے بھی تمہاری پرورش تمہارے باپ نے کی ہے۔ ایڈ نے ترس کیا تھا، ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، اور آئندہ سے ہم تم پر اپنا کوئی بھی فیصلہ نہیں تھوپیں گے۔ ایڈ نے کہا اور اپنا منہ تپا کر خود کو کمپوز کیا، جبکہ دار سے دروازہ مارتے ہوئے چلی گئی۔ ابھی اسے اپنا غم غلط کرنا تھا، اور بے شک اللہ اس کا بہترین ساتھی تھا۔ پیچھے تینوں ڈپوس
تو جیسے اس کے الفاظ کھو گئے تھے۔ ایڈی کا بدن صاف تھا کہ وہ اڈابیہ کی ذمہ داری سے دستبردار ہو گئی ہے۔ ایابی شکتا قدموں سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ اربان اڈابیہ کو تسلی